बच्चों, अभी हमने मुंशी प्रेमचंद जो कालजयी रचनाकार हैं उनके जीवन के संबंध में, उनके व्यक्तित्व के संबंध में हमने चर्चा की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो रचनाकार जिस तरह की ज़िंदगी जीता है, जिस रचनाकार का जैसा व्यक्तित्व होता है उस तरह का सृजन वो करता है। मुंशी प्रेमचंद संघर्षों में जन्मे, पले, बढ़े और वही सारा संघर्ष उनके साहित्य में आ गया। उन्होंने जो रचनाएं दी वो कालजयी रचनाएं हैं जो कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं। शरत चंद्र जी ने उन्हें कालजयी रचनाकार कहा है। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, निबंध लिखे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व था मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का जो विशिष्ट उपन्यास है वो है गोदान, और गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गबन है, रंगभूमि है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, वरदान, सेवा सदन, अनेक उपन्यासों की रचना करके उन्होंने साहित्य जगत में कीर्तिमान स्थापित किया। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे नाटककार भी थे। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, उनके जो नाटक हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, इन्हें मंचित भी किया गया है। मुंशी प्रेमचंद, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे, तो उन्होंने कुछ विचार और विविध प्रसंग करके दो उनके निबंध संकलन प्रकाश में आए, जिसे सबने पढ़ा है और सबने देखा है और काफ़ी प्रशंसा हुई है। हिंदी साहित्य जगत में उसे खूब सराहा गया है। और उपन्यास, नाटक के अतिरिक्त बच्चों, उन्होंने कहानियाँ बहुत अच्छी लिखी हैं। आपने कहानियाँ पढ़ी भी होंगी, जैसे पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, बड़े घर की बेटी है, पूस की एक रात है, नमक का दरोगा है। बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी। और ये कहानियाँ, जैसा कि मैंने इनके जीवन में भी आपको बताया था, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया था कि जब मनोरंजन की कहानियाँ, मनोरंजन की कथाएं, मनोरंजन का उपन्यास लिखा जा रहा था, जासूसी उपन्यास लोग पढ़ने लगे थे, उस समय मुंशी प्रेमचंद ने जो बदलाव किया कथा में, कथा क्षेत्र में, वो बिल्कुल नवीन और अनोखा बन पड़ा है। मुंशी प्रेमचंद ने 300-400 के भीतर कहानियाँ लिखी हैं। 300 तो उनकी प्रकाशित हैं। मानसरोवर भाग 1 से लेकर के 8 तक, इसमें वो पूरी समाविष्ट हैं। कुछ साहित्य उनका अभी भी प्रकाशन में है, ऐसा अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है, लेकिन फिर भी बच्चों, उनका जो रचना संसार है वो प्रणम में है और हिंदी साहित्य के लिए वो गौरव की वस्तु है। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य निश्चित रूप से ऐसा साहित्य है, ऐसा कालजयी साहित्य है कि आज तक उस तरह किसी रचनाकार की लेखनी नहीं चली। बच्चों, यद्यपि मुंशी प्रेमचंद का समूचा साहित्य आदर्शोन्मुखी है, यथार्थ है। कहानियाँ संदेशपरक हैं, संदेश देती हैं और मानव मूल्यों की स्थापना में उनकी कहानियों का बहुत योगदान है। आपके पाठ्यक्रम में नमक का दरोगा कहानी जो है
यह आदर्श और यथार्थ से समन्वित है। असत्य के ऊपर ये सत्य की विजय की कहानी है। यह धन के ऊपर ईमानदारी के विजय की कहानी है। बच्चों, इस कहानी का कथानक या कहानी मैं आपको सुनाऊं, बताऊं, इसके पहले हम पात्रों पर चर्चा करते हैं। इस कहानी में मात्र 3 सक्रिय पात्र हैं। एक तो बंशीधर, उनके वृद्ध पिता और पंडित अलोपी दीन जी। बाकी इसमें सहायक रूप में डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, मुंशी लोग हैं, वकील हैं, सिपाही हैं और जनमानस है, जन सामान्य है। कहानी को देखें हम। जब नमक विभाग नहीं बना था तो नमक की बहुत कालाबाजारी हो रही थी। अधिकारी रिश्वत ले करके कालाबाजारी करा रहे थे और अनदेखा कर रहे थे इस गलत काम को। बच्चों, नमक विभाग बना तो बंशीधर ने भी सोचा कि हम नौकरी की तलाश करें, नौकरी की खोज करें। जब वो तैयार हुए तो उनके अनुभवी पिता ने, जो वृद्ध थे और वो भी नौकरी में थे, रिटायर हो गए थे, तो उनके अनुभवी पिता ने जाते हुए बंशीधर से कहा, बेटा, घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो। बच्चियां झाड़ फुंकार की तरह बहुत बढ़ती हैं, हमारी बेटी भी बढ़ गई है। हम गरीबी में जी रहे हैं। तुम्हारी माँ कब से तीर्थ यात्रा की रटन लगाए है, लेकिन पैसा न होने से बेटा वो नहीं जा पा रही है। तो बेटा एक काम करना, नौकरी पीर की मजार है। तुम्हारी निगाह चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए और वेतन के अलावा बेटा कभी ऊपरी आमदनी से परहेज न करना। बंशीधर ने बड़े विनम्रतापूर्वक अपने पिता की बात को सुना। उसे क्या था कि अपने धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन पर बड़ा भरोसा था। वह नौकरी की तलाश में जब आगे बढ़ता है तो ईश्वर की कृपा देखिए कि नमक के दरोगा के रूप में उसकी नौकरी लग जाती है। जब माता पिता सुनते हैं तो माता पिता फूले न समाये, लेकिन पड़ोसियों के हृदय में कांटे चुभने लगे। होता है ऐसा, देख ही न सकें पराय विभूति। दूसरे के सुख को देखकर पड़ोसी कहाँ प्रसन्न होते हैं। बंशीधर बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ नमक के दरोगा की नौकरी करने लगा। अभी 6 महीने भी न बीते थे कि अचानक एक दिन रात को वो सो रहा था, ठंड के दिन। यमुना नदी के किनारे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और खटखट की आवाज़। वह चैतन्य होकर उठता है, अपना घोड़ा लेता है, तमंचा लेता है, वर्दी पहनता है और यमुना के किनारे की ओर चल पड़ता है। वहाँ जैसे ही देखता है वो पूछता है, यह क्या हो रहा है? और इतना पूछने के साथ साथ वो आगे बढ़ता है और बोरे को टटोलता है तो उसमें ठोस नमक के ढेले
उसको महसूस होते हैं कि इसमें नमक भरा हुआ है। उसने कहा ये किसके द्वारा ये किया जा रहा है काम? तो वहाँ काम करने वालों ने बताया कि पंडित अलोपी दीन जो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये उनका सामान है, उनका माल है जो बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा किसी का भी हो, इसे तुरंत अपने पास रखो, सुरक्षित कर लो इसको। बच्चों, पंडित अलोपी दीन उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों का लेन देन था, सभी अफसर उनके यहाँ मेहमान बनते थे। जब दरोगा जी के पूछने पर पता चला कि ये गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी, तुरंत दरोगा जी ने उन्हें रोक दिया। अब पंडित अलोपी दीन के लोग पंडित जी के पास पहुँचे और जाके उन्होंने समाचार दिया कि दरोगा बंशीधर ने गाड़ियों को रोक दिया है। तो जब पंडित अलोपी दीन जी को पता चला तो वे घाट की ओर दौड़े और वहाँ पहुंचकर वैसे वो रास्ते में सोचते रहे कि आज तक हमने रिश्वत के बल पर सबको खरीद लिया है। ये न्याय और नीति, ये दोनों लक्ष्मी के खिलौने हैं। देखता हूँ बंशीधर दरोगा को भी, और वे पहुँचते हैं और पहुँचने पर पता चलता है कि बहुत ही कड़क दरोगा है ये। बच्चों, उसी समय जमादार बदलू सिंह को बंशीधर जो नमक के दरोगा हैं आदेश देते हैं कि इस सभी गाड़ियों को हिरासत में ले लो और पंडित अलोपी दीन जी को भी हिरासत में ले लो। इस पर पंडित अलोपी दीन दुखी भी होते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आज तक किसी ने इस तरह का व्यवहार मेरे साथ नहीं किया। वे बंशीधर को 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक की रिश्वत पेश करते हैं और कहते हैं दरोगा जी मान जाइए, हम आपके ही हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, जब कहेंगे हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। और तब बंशीधर बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं। वे जमादार बदलू सिंह से कहते हैं कि पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लो, हथकड़ियाँ पहना दो। जैसे ही बच्चों इतने प्रतिष्ठित अलोपी दीन जी हथकड़ियाँ देखते हैं तो वे बेहोश हो जाते हैं। बच्चों, अगले दिन सुबह चारों ओर ये घटना फैल गई कि पंडित अलोपी दीन को हथकड़ी पहना दी गई है। सब आश्चर्य कर रहे थे। पंडित अलोपी दीन को हथकड़ियाँ पहनाकर कोर्ट में लाया गया। बच्चों, वहाँ पर अदालत के अधिकारी, वकील, अर्दली, चपरासी सभी पंडित जी को हथकड़ियों में देखकर हैरान हो गए, क्योंकि सभी उनके उपकारों के नीचे दबे हुए थे। पंडित जी बड़ा उपकार करते थे। कोर्ट में जिरह शुरू हो गई। कुछ देर पश्चात बच्चों अदालत में धन चल गया। मुंशी बंशीधर का सत्य धराशायी हो गया। अदालत में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाणों को निर्मूल भ्रमात्मक बताकर उन्हें रिहा कर दिया
और साथ ही बंशीधर को ये चेतावनी दी गई कि भविष्य में होशियारी से काम लें। बच्चों, इस घटना के एक सप्ताह बाद बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। अब वे क्या करते? वे अपने घर आ गए। पिता ने बहुत बुरा भला कहा। माता की तीर्थ यात्रा रुक गई। कई दिनों तक पत्नी ने भी बात नहीं की। इस प्रकार के वातावरण में बंशीधर का एक सप्ताह बीत गया और अचानक एक दिन संध्या के समय एक सजा हुआ रथ उनके घर पर आया। उनके पिताजी उठकर गए और बड़ी विनम्रता के साथ देखा कि पंडित अलोपी दीन जी हैं, तो प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने घर लाए, यह बड़बड़ाते हुए कि नालायक लड़का है, बहुत ही बेकार है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। इस तरह से जैसे एक पिता अपने बच्चों के बारे में कहता है, तो पंडित अलोपी दीन से वो बोल रहे थे। पंडित अलोपी दीन ने कहा, देखिए, आपका बेटा जो बंशीधर है वह कुल दीपक है, बहुत ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ। ऐसे बच्चे बहुत भाग्य से मिलते हैं। अलोपी दीन को बच्चों बैठाया गया और बंशीधर भी आए, उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन बंशीधर थोड़ा सा, स्वाभाविक है बच्चों, निराश होना और थोड़ा सा दुखी होना, और वे शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे थे कि मैंने इनके खिलाफ कार्यवाही की थी। लेकिन वो जो भीतर का स्वाभिमान है, जो भीतर की ईमानदारी है, उसे मजबूती दे रही थी। इतने में बच्चों, पंडित अलोपी दीन ने एक स्टाम्प पेपर निकाला। वह नियुक्ति पत्र था उनकी सारी जायदाद का। वो अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर बंशीधर जी को नियुक्त किया था। बंशीधर ने उसे देखा और हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकता। पंडित अलोपी दीन जी ने कहा कि तुमसे अच्छा, ईमानदार, निष्ठावान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यह काम सौंप रहा हूँ और बंशीधर जी, आपको इसे करना ही है। उन्होंने, बंशीधर ने लिया और स्टाम्प पेपर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और बच्चों, उनके पिता भी गदगद हो गए, माँ भी गदगद हो गई, सब प्रसन्न हो उठे। और यहीं पर यह कहानी, अब यहाँ देखो, यह कहानी जो है, कभी पंडित अलोपी दीन ने बंशीधर को, उनकी नैतिकता को, उनकी ईमानदारी को दबा दिया था। लेकिन आज धन हार गया और धर्म की विजय हुई, नैतिकता की विजय हुई, ईमानदारी की विजय हुई। बच्चों, अभी आपके पाठ्य पुस्तक में संग्रहित नमक का दरोगा कहानी को हमने सुना, और इस कहानी के दौरान जो पात्र सामने आए, उनके चरित्र को देखें तो इसका जो केंद्रीय पात्र है कहानी का, वो बंशीधर है, जो निहायत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ दरोगा, स्वाभिमानी, विचारशील व्यक्ति, नौकरी से निकाले जाने पर भी निराश नहीं है। वहीं पंडित अलोपी दीन
भ्रष्ट धनपतियों के प्रतिनिधि हैं। धन का उपासक, भ्रष्ट आचरण वाला लेकिन प्रभावशाली और वाक्पटु, गुणों की इज्जत करने वाला, गुणी व्यक्तियों की पहचान है उसके मन में और बड़ा वाक्पटु है। बंशीधर का जो पिता है, तीसरा पात्र, वो अनुभवी तो है पर भ्रष्टाचारी है। वो अपने बच्चे को रिश्वत लेने की बात करता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट, वकील सब बिके हुए लोग हैं। तो इस तरह से इस कहानी में जो पात्र हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट जो पात्र है वो बंशीधर है, नमक का दरोगा। अब बच्चों, आपने भाषा तो देखी ही होगी कि भाषा के संबंध में मुंशी प्रेमचंद महान कलाकार हैं। पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग, सरल, सहज, सरस और बोलचाल की भाषा। और आपने देखा कि हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। यह कहानी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानियों में से एक है। अब बच्चों, साहित्य की कोई भी विधा हो, उसमें संदेश जाना चाहिए, उद्देश्य निहित होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी साहित्य कालजयी नहीं होता। अब इस कहानी का जो उद्देश्य है, असत्य और अन्याय का कितना ही बोलबाला क्यों न हो जाए, पर सत्य और न्याय के सामने वो टिक नहीं सकता। सत्य का स्थान बच्चों बहुत ऊंचा है। इस कहानी में मानव मूल्यों के प्रति आस्था जताई गई है। आज के युवकों को कर्तव्य परायण होना होगा। कष्ट भी मिले तो कोई बात नहीं, अंत में विजय सुनिश्चित है।